को अमोनिया में हमने पढ़ लिया था कि अमोनिया है जो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉरी नाइट्रोजन का। अब अमोनिया की बारी है। तो अमोनिया में हमने किया था हैबर प्रोसेस तक। तो ये क्या होता है, जब लार्ज स्केल में हम बनाते हैं तो उसमें 700 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है, और हाई प्रेशर होता है, कैटलिस्ट होता है, आयरन ऑक्साइड, Al2O3 एंड K2O। और इसमें हम एक प्रोमोटर यूज करते हैं, और उस प्रमोटर का नाम है मोलिब्डेनम। ठीक है, यहां तक हो चुका था। अब इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई थी। अब है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ये आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, अमोनिया होता है NH3, NH3। तो हम इसमें सेंट्रल एटम को देखते हैं। ये पी ब्लॉक में आता है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो N देखते हैं हम, जो सेंट्रल एटम होता है 1s2, 2s2, 2p3, क्योंकि 7 होता है तो टोटल 7 हो गए। पहले वाले को हम काउंट नहीं करते, इसीलिए हम हीलियम लिख सकते हैं इसे, क्योंकि इनर्ट होता है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो आउटर ही करता है। एस के 2 हो गए और पी के 3 हो गए। अब इसमें डी ऑर्बिटल होता नहीं है, तो हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे बार बार कहते हैं कि अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्योंकि हम आगे अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो दे नहीं सकता, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ये छोटा होता है ग्रुप में। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग करने के केस में क्या होगा, देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ शेयरिंग करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इसके साथ करेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ करेगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन, उसमें क्या होगा, देखो, एक एस का पार्टिसिपेट कर रहा है, हालांकि ये लोन पेयर है, फिर भी ये पार्टिसिपेट माना जाता है। और पी के 3 हो गए, 1 2 3, तो P3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, इसमें एक लोन पेयर होता है, तो इसका शेप कैसा होगा, देखो। अब पहले हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, ये क्लास 11th में ही था आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्योंकि जब मैं ऑर्गेनिक बताऊंगा तो ऑर्गेनिक में क्या है, आपको हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, नहीं तो ये पूरे आंसर को अफेक्ट कर देता है। तो बेसिक बेसिक चीजें आएंगी आपको तो ऑर्गेनिक आसान है, और नहीं तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता आपको समझ में तो उसे मुझे बता देना, ताकि मैं आपको उसे डीप में बता दूं। अब देखो, इसके आगे क्या होगा। अब एन ये है, इसमें एक लोन पेयर हो गया, तो एक लोन पेयर ऐसे दिखाते हैं, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसका मतलब इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो अगर आपने उसमें पढ़ा होगा VSEPR थ्योरी। ठीक है, अगर ये नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको आगे बता दूंगा इससे। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो इसका शेप होता है पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, तो शेप कैसा हो गया इसका, देखो, पिरामिडल। पिरामिडल शेप होता है, इस तरीके का शेप होता है। और इसमें जो एंगल होता है वो होता है 101.7 PM, तो लेंथ हो गई है। और जो एंगल होता है वो होता है 107.8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री। तो ये है इसका शेप। एन और एच के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, होना कितना चाहिए था, देखो, जैसे आपने कार्बन पढ़ा होगा, तो कार्बन में क्या होता है, देखो, एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अमोनिया में इतना कम क्यों हो गया फिर। अमोनिया में 107 और होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, तो इसमें इतना कम क्यों हो गया, जबकि दोनों में देखो एक जैसे स्ट्रक्चर है। कोई बता सकता है इसका आंसर। CH4 है, इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है, देखो CH4 का। तो कोई रीजन बता सकता है इसका,
ओके श्रुति। और इसके अलावा सर एक बार देखो दोबारा सी रिपीट कर एच दोगे फोर क्वेश्चन? हाँ क्या कहा आपने सुमित? एक बार रिपीट कर दोगे क्वेश्चन? देखो जो सी एच फोर है, देखो एक बार मैं हटा देता हूँ इसे, फिर से बताता हूँ। देखो सी एच फोर है, 1 2 3 4। देखो सी एच फोर आपने बनाया होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो हर एक बॉन्ड का एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो जो भी शेप का होगा उसका एंगल इतना होना चाहिए था। लेकिन NH3 के केस में क्या होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाता है ऊपर, और 1 2 3 बाकी देखो दिखने में आपको सेम लग रहा है, एक ऊपर एक इधर है। लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाता है लगभग 107 डिग्री। तो वो कहता है इतना डिफरेंस क्यों आ गया इसमें। हाँ ओके श्रुति। और इसके अलावा कोई आंसर सोचो। यही चीजें जो अपने सोचनी है, और जो जितना दिमाग लगाएगा आपको रटना नहीं पड़ेगा बस, और जो नहीं दिमाग लगाएगा वो उसको रटना पड़ेगा आगे। ओके। हाँ सुमित ने सही बता दिया आंसर, हेमंत ठीक है। और इसके अलावा ट्राई करके बताओ, ऐसा क्या हो गया कि दोनों की शेप सेम है लेकिन दोनों का एंगल डिफरेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वेस्पर थ्योरी यही कहता है कि सबका एंगल सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है, क्यों? तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होता है, हाँ श्रुति सही है। देखो इसका आंसर होता सर है, हाँ यामिनी बताओ। सर रिपल्शन की वजह से जो एटम के बीच मतलब उनके बीच में होता है, बॉन्ड्स के बीच में। हाँ अब देखो, हाँ ठीक है, रिपल्सन का आंसर सही है। देखो होता क्या है, जब आपने VSEPR थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें वो कहता है कि जो लोन पेयर होता है ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, लोन पेयर स्ट्रांग होता है बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे तो सारे बॉन्ड पेयर है, देखो ये भी बॉन्ड पेयर, ये सारे बॉन्ड पेयर है, तो एक जैसा रिपल्सन फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर। और मैंने अभी कहा आपको लोन पेयर की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, अपने पावर से इसको अंदर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, एक लोन पेयर है और ये क्या है यहाँ का बॉस है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ धकेलेगा। और अंदर धकेलेगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो होनी चाहिए थी 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन वो क्या होती है इसके पावर की वजह से कम हो जाती है। तो इसे कहते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, इसमें रिपल्सन होता है यहां से, इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया आपको या नहीं आया? सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। ओके देखो इसमें क्या है, सारा गेम है जो वो है कौन पावरफुल है कौन वीक है। जो ज्यादा पावरफुल होगा चलेगी उसकी ज्यादा। तो जब कार्बन था तो कार्बन में सब चारों एक ही लोग हैं, देखो सब में बॉन्ड पेयर है, चारों एक जैसे हैं, तो सबका एंगल सेम होगा, चाहे आप किसी का भी एंगल ले लो इतना ही होगा, चाहे आप इसका एंगल ले लो इसका ले लो किसी का भी ले लो सेम होगा, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं। अब हुआ क्या कि नाइट्रोजन के केस में एक पावरफुल आ गया, यानी एक लोन पेयर आ गया। और लोन पेयर मतलब जो अनशेयर्ड पेयर होता है, जिसकी शेयरिंग नहीं होती है, उसे कहते हैं लोन पेयर। तो ये अनशेयर्ड पेयर होता है। अब ये क्या करेगा, ये पावरफुल होता है ज्यादा, किससे, बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। अब सोचो क्लास में कोई दादा है तो क्या करेगा, वो दूसरों को डराएगा। तो इसने क्या किया, इनको डराना स्टार्ट कर दिया कि चलो यहाँ से खिसको। तो ये यहाँ से खिसक गए, जैसे इसने फोर्स लगाया, जो एक्चुअल में इसका बॉन्ड यहाँ पे था वो खिसक के कहाँ चला गया, इस नीचे चला गया। ऐसे ये जो बाहर था ये अंदर चला गया। तो जितना ये अपनी पावर से धकेल सकता था उतना धकेला इसने। तो इसने देखा कि जब मैक्सिमम रिपल्सन होने के बाद जो एंगल था वो 107 डिग्री के आसपास आया, यानी 2 डिग्री 28 मिनट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसकी वजह से, इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से, इसमें बॉन्ड पेयर के ऊपर, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके 11 के भी कुछ मिसिंग है, तो आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, इसको भी डीप में पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी तभी आ सकती है जब आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छी पढ़ी होगी। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको समझ में आएगा नहीं। पूरा उसमें बॉन्डिंग का ही रोल है।
ठीक है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम होगा, तो हम जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे डीप में पढ़ सकते हैं इसके आगे। फिर आप देखो कि जो चीज आपने पढ़ी अगर कोई नहीं आया तो हम उसको बहुत डीप से पढ़ेंगे ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए उसका। तो ये समझ में आया आपको लॉजिक या नहीं आया? बताओ यस नो, या दोबारा बताओ। यस सर। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोन पेयर होंगे उतना एंगल ज्यादा हो जाएगा। ऐसी एग्जांपल और है, देखो आप अगर बॉन्डिंग में पढ़ते तो एक और था, जैसे वाटर है H2O, H2O में देखो दो लोन पेयर हो जाते हैं, एक लोन पेयर ये, एक ये, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, और दो हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब ये दो लोन पेयर हैं तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो होना क्या चाहिए था, ये भी चार लोग हैं, देखो 1 2 3 4, तो होना चाहिए था इसका भी सेम, लेकिन दो लोन पेयर की वजह से ये और अंदर इसे क्या करता है, कम वो प्रेस कर देता है, तो इसका एंगल और कम हो जाता है, लगभग 104 के आसपास हो जाता है। तो जितना लोन पेयर ज्यादा होगा वो उतना पावरफुल होता है और वो एंगल को उतना डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास 3 4 एग्जाम्पल आते हैं, CH4 का और NH3 का, H2O का। तो इसमें एंगल कम होता जाएगा क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता है, इसमें एक होता है, इसमें दो होता है, जबकि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, sp3 sp3 sp3। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है कि ये sp3 है, ये भी sp3 है, लेकिन इसमें एंगल है इतना और इसमें एंगल कम क्यों हो गया, या इसमें और कम क्यों हो गया? तो रिविजन क्या है, जितना लोन पेयर ज्यादा होगा उतना वो रिपल्सन ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं इसके। देखो बेसिक नेचर, कई बार आता है कि बेसिक नेचर बताओ इससे, जैसे मैंने अभी कहा आपको, कल भी बताया था कि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक। वीकली बेसिक का मतलब क्या होता है कि जो OH निकलता है वो कम निकलता है, फिर ये दोबारा कंबाइंड हो जाता है। देखो ये रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, ये टूटेगा फिर दोबारा ज्वाइंट हो सकता है। इसको हम लिक्विड अमोनिया भी कहते हैं, क्योंकि NH3 में जैसे वाटर ऐड करोगे तो ये बन जाता है NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस होता है, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं फर्स्ट ग्रुप वाले जनरली, जैसे KOH और NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। बाकी के जनरल क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का और एक आध सेकेंड ग्रुप का होगा जो स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी मैक्सिमम जिसमें OH है वो वीक बेस माना जाएगा। तो बेस का मतलब जो OH जल्दी रिलीज कर देगा, जो जितनी जल्दी OH को रिलीज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो ये क्या होते हैं, वीकली बेसिक होते हैं और हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब आपको यही क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि जो अमोनिया होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, व्हाई? कोई बता सकता है? अमोनिया इज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है, व्हाई? बताओ। अमोनिया इज soluble in water while organic compound does not. What is the reason behind this? आपको बताया था कि वाटर में कौन सी चीज है जो सॉल्युबल होती है, और कैसे पहचानोगे आपकी वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? कोई आंसर नहीं? चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ एक बार, देखो अमोनिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होती है वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होती है, लेकिन वो कहेगा अमोनिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर भी ये वाटर में सॉल्युबल है, क्यों? ओके अंबिका, श्रुति और हाँ, अंबिका ने सही आंसर दे दिया इसका। देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज है जो वाटर में सॉल्युबल होगी। ठीक है, आंख बंद करके आप किसी भी चीज का आंसर बता दोगे कि कौन सी चीज वाटर में सॉल्युबल होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, पहला आयनिक कंपाउंड, जो भी आयनिक कंपाउंड होगा आप आंख बंद करके कह देना कि ये वाटर में सॉल्युबल है। कोई भी ऑर्गेनिक, सॉरी इन आयनिक कंपाउंड,
जैसे NaCl, कोई भी आप आयनिक कंपाउंड आपको पता है जिसमें आयंस होंगे। ओके यामिनी, ठीक है। तो अब पहला रीजन आपको समझ में आ गया। अब कोवेलेंट के केस में क्या होगा या ऑर्गेनिक के केस में क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन एक होते हैं जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब जिसके पास फ्लोरीन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास ये होगा वो वाटर में लगभग सॉल्युबल होगा। जैसे CH3NH2 ये अमाइन होता है, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते नहीं है, लेकिन इसके पास नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहाँ पे N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। बाकी जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, NaCH4 या कोई और भी ले लो, तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। सॉल्युबल के लिए क्या है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा यानी जिसमें CH होता है, उसमें अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा। अब देख के पहचान लोगे आप किसी भी कंपाउंड को, आयनिक का तो फिक्स है, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये नहीं है तो वो इनसॉल्युबल ही होगा, फिर कुछ भी कर लो आप, वो सॉल्युबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, या जहां पे चार्ज जनरेट होता है, अगर कहीं पे चार्ज जनरेट हो गया तो भी वहां पे वो वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। तो अब समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सी चीज वाटर में सॉल्युबल होगी और कौन सी नहीं होगी। अब देखो इसके आगे देखते हैं हम लोग, जब हमने NH3 और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCl किस में टूटेगा, H+ और Cl- में। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देता है, तो ये H+ NH3 के साथ मिलके बना देता है NH4+, और ये Cl उसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है NH4Cl। तो NH3 में HCl मिलाओगे तो ये NH4 बनता है। ये भी आप एक्सपेरिमेंट में करोगे। अभी आप जब एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा आपको NH3 का, तो इसके लिए टेस्टिंग करने के लिए ये यूज करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि अमोनिया गैस आई है। तो आपको क्या कहेंगे वो कि एक ग्लास रॉड लो, उसमें आप क्या मिलाओ, HCl मिला दो, और जैसे आपने टेस्ट ट्यूब लिया, अब टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, यहाँ से अमोनिया गैस निकलनी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अमोनिया गैस है, क्योंकि देख के तो आप बता नहीं सकते हो। तो क्या करते हैं कि जो ग्लास रॉड होती है वो बोलेंगे इसमें HCl में डिप करो, और इसे कहाँ ले जाओ, इसको ले जाओ टेस्ट ट्यूब के ऊपर व्हाइट ले जाओ फ्यूम से यहाँ जल पे। के। हाँ, तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे ले गए आप, ये यहाँ से निकला, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाइट फ्यूम्स। हाँ व्हाइट फ्यूम्स, ये इसका कलर होता है व्हाइट। तो आप क्या देखोगे, व्हाइट फ्यूम्स देख दो। तो आप जैसे व्हाइट फ्यूम देखोगे आप समझ जाओगे कि जो गैस निकली थी ये कौन सी थी, अमोनिया थी। और अगर व्हाइट फ्यूम्स नहीं आया इसका मतलब अमोनिया गैस नहीं है। तो ये चेक कर सकते हो आप किसको, अमोनिया को। तो ये आप प्रैक्टिकल में भी पढ़ोगे और ये रिएक्शन में भी है। तो अभी पढ़ लोगे तो आप एकदम से वहां पे जाते आपको पता होगा कि अगर मुझे चेक करना है कि ये गैस अमोनिया है या नहीं है तो आप इसे कर सकते हो। एक और स्टेप होता है उसमें, नेस्टलर रिएजेंट, ये इसके आगे आएगा इसी में, तो वहां से भी आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों जगह आपकी हेल्प हो रही है, एक थ्योरी में भी आप काम कर रहे हो और प्रैक्टिकल भी आपका साथ साथ हो जाएगा। और सेकंड ये देखो NH4OH और H2SO4, फिर इसमें क्या होगा, इसमें आयंस में तोड़ दो इसे, बस जो भी डबल वाले रिएक्शन होते हैं उसको आयंस में तोड़ना पड़ता है, ये प्लस ये OH-, ऐसी H2SO4 को तोड़ोगे आप तो H+ और SO4 2-, अब प्लस वाला माइनस के साथ कंबाइंड होगा, प्लस वाला माइनस के साथ कंबाइंड होगा, तो ये बन जाएगा H2O। और इसकी वैलेंसी ध्यान रखना, ये देखो ये कंपाउंड लिखा है ना, जो भी कंपाउंड बनते हैं उसमें वैलेंसी के बेस पे बनते हैं। जैसे मैंने कहा NH4 इसकी वैलेंसी +1 है, SO4 इसकी वैलेंसी -2, तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, तो बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये पहला है बेसिक नेचर का। तो ध्यान रखना वीक बेस होते हैं सारे,
कुछ को छोड़ के आपको मैं आगे बता दूंगा स्ट्रॉन्ग और वीक का, लेकिन फर्स्ट ग्रुप वाले को छोड़ के और एक आध सेकंड को छोड़ के बाकी जितने भी आपको बेस दिखेंगे वो वीक बेस होते हैं। अब इसके आगे आते हैं सेकंड रिएक्शन पे। अब अगर आपने लिटमस टेस्ट किया है, क्लास 10th में भी किया होगा लिटमस टेस्ट, तो अगर कोई चीज बेस है तो वो ब्लू लिटमस के साथ क्या होगा उसका इफेक्ट, अगर आपने ब्लू लिटमस में उसे डाला तो क्या होगा। जैसे आपने, हाँ, हेमंत और अंबिका, श्रुति, अगर आपने बेस को ब्लू लिटमस को बेस में डाला तो क्या इफेक्ट होगा, नो चेंज या कुछ और चेंज होगा। तो इसका आंसर है, और कोई बताओ मुझे। हाँ, सुमित, श्रुति, अंबिका और यामिनी, बताओ आंसर क्या है इसमें। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने रेड लिटमस में डाला तो क्या होगा, ये रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पहचान कर सकते हो लिटमस के थ्रू भी। अब सेकंड रिएक्शन है इसमें, रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। हैवी मेटल का मतलब ये जैसे Fe का FeCl3, इसमें भी आप क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। जैसे FeCl3 किसमें टूटेगा, Fe3+ में। देखो इसकी वैलेंसी 3 है, इसके बेस पे पता चल रहा है, इसकी वैलेंसी 1 है। दूसरा देखो NH4OH, अभी हमने कहा था इसको कैसे टूटेगा, ये NH4+ में OH- में, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस वाला माइनस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या होगा, Fe की वैलेंसी 3 है, OH की वैलेंसी 1 है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा FeOH का होल थ्राइस। और ये PPT होती है, ब्राउन PPT नीचे बैठ जाएगी, और दूसरा बन जाएगा NH4Cl। अभी बताया था इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है ये एक्वस सॉल्यूशन में। तो NH4 यानी अमोनियम क्लोराइड, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो ये बनता है आपका सेकंड। थोड़ा आपको नॉलेज देखनी है इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिएक्शंस हो कैसे रही है। बस ये ऐसी रिएक्शन सेम है, ये जो मैंने अभी बताया आपको, इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर दो, Al3+ और Cl-, इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर दो, NH4+ एंड OH-। तो फिर क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, सेम रिएक्शन ऐसे इसके साथ भी होगा, ठीक है। तीनों में ये है। कलर थोड़ा देख लेना, AlOH का होल थ्राइस होता है जिलेटिनस व्हाइट PPT, और जो Cr का होल थ्राइस है ये होगा ग्रीन PPT, ठीक है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में है, जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें ये काम आएगा अभी। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें लेविस बेस। ये भी आपने पढ़ा होगा कि लेविस बेस किसे कहते हैं। तो अमोनिया जो होता है ये बेस होता है, ठीक है। और वो भी कौन सा लेविस बेस, कोई बता सकता है लेविस बेस क्या हुआ या लुइस बेस क्या हुआ। मतलब वो किसको डोनेट करता है, बस एक लाइन में, एक में ही है उसका आंसर, 1 वर्ड में है, वो किस चीज को डोनेट करता है या कुछ चीज को एक्सेप्ट करेगा। एनीवन, डोनेट या एक्सेप्ट करता है, क्या चीज करेगा, करेगा। हाँ, श्रुति, सुमित राइट आंसर है। और इसके अलावा कोई आंसर। हाँ, श्रुति आपने सही बताया। और इसके अलावा ये सब चीज का मिक्सचर है पी ब्लॉक। अगर मैं पूरा डीप से पढ़ाऊंगा तो ये जितने चैप्टर आपने पीछे के पढ़े हैं उन्हीं का रिवीजन है ये, बस ये आपने पहले भी पढ़ लिया है, उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस है, और जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। किसके अकॉर्डिंग था ये, लेविस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अमोनिया के पास क्या होता है, देखो लोन पेयर होता है,
जैसे मैंने कहा NH3, तो इसके पास एक लोन पेयर बची है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है, मतलब ये एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखो BF3 होता है, ये लेविस एसिड होता है, इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन थे, बोरोन के बाहर देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो बोरोन होता है उसका 5 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसके बाहर 3 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इससे कंबाइंड हो गए, तो 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है ये। तो ये किसके साथ कंबाइंड होता है, अमोनिया के साथ। तो ये कहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये इसको डोनेट कर देता है। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जनरली हम इसे एरो से दिखाते हैं। अब ये एरो हटा दिया है, ठीक है, मॉडर्न में क्या कर दिया है, इस एरो को बोल दिया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये शेयरिंग, सॉरी डोनेशन तो नाइट्रोजन कर रहा है, लेकिन शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, तो हम इसको इस बॉन्ड से दिखाते हैं। अब इसको चेंज करके ऐसा भी दिखाया हुआ, तो आपकी बुक में अभी ये है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि इसने जो नाइट्रोजन है उसने बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। ठीक है, तो जनरली हम इसको सिंगल बॉन्ड से भी दिखाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें डोनेशन होता है, लेकिन आपकी बुक में ऐसे दिखाया जाता है क्योंकि इसे मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इसने एक्ट किया एज अ लेविस बेस, ऐसे Ag के साथ करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो +1 प्लस वाला मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उसे डोनेट करेगा, तो ये एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस। ठीक है, तो लेविस बेस उसी को इलेक्ट्रॉन देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्लियर हो गया, इतना ही क्वेश्चन आता है। और ये आगे हम इसे कहते हैं लाइगेंड्स या लिगेंड्स कहते हैं, कि जो जिसके पास लोन पेयर होता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कह देते हैं उससे लिगेंड्स। एनी डाउट? नो सर। ओके, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और दूसरी चीज क्या है, उसे याद करते चले जाना है। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा चलो ये रिएक्शन लिख दी, ये कोई भी रिएक्शन लिख दी मैंने कहा NO + H2O, मैं कह रहा हूँ ये ऑक्सीडेशन हो गया इसमें, तो हम पता कैसे चलेगा मुझे कि ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं है। जैसे मैंने कहा बताओ इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो आप पता कैसे लगाओगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, क्योंकि रिएक्शन तो हर जगह पे आएगी। अब आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा देख के कि ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो गया या रिडक्शन हो गया। ओके अंबिका और हेमंत, वेरी गुड। अंबिका हेमंत, और कोई आंसर इसके अलावा जो आपको लग रहा है वो बता दो मुझे, ताकि गलत होगा तो इम्प्रूव करेंगे, सही है तो अच्छी बात है। ओके श्रुति, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, जो हम 11th है, 11th बहुत ज्यादा बेसिक होता है, और 12th में हम उसके आगे पढ़ते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो वहां पे आपने 11th है जो थोड़ा सा कहीं पे जो पहले पढ़ा था वो भूल गए आप लोग, हम उससे रिवीजन करेंगे दोबारा। तो देखो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में करते हैं, ध्यान रखना। यानी जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है, उससे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत सारे कहीं पर है या कहीं पर नहीं भी है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका देखने का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। ठीक है, उसके अलावा आपने सही कहा कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इससे सबसे ज्यादा परफेक्ट जो तरीका है हमारे पास, क्योंकि हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपने, ये तो सिंपल देख के पता ही लग रहा है, ये भी सिंपल देख के आपने जो कहा पता ही लग रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, देखो यहाँ पे NH3 है, इसने हाइड्रोजन को रिमूव करके N2 बना दिया। तो आपका ये कॉन्सेप्ट काम आ गया, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी NH3 से N2 बन गया, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सही है, ठीक। यहाँ पे भी काम आ गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वर्क कर गया, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है देखने का वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। उससे आप किसी का भी X to A to Z किसी का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होती है। तो जैसे आपने NH3 को ब्लीचिंग पाउडर से पास आउट किया तो नाइट्रोजन गैस मिलती है, CaCl2 मिलता है और वाटर फॉर्म्ड होता है। तो थोड़ा ये तो याद करना पड़ेगा आपको कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर से पास आउट करेंगे तो मेन नाइट्रोजन गैस मिलेगी, CaCl2 एंड वाटर। मेन इसमें प्रोडक्ट है नाइट्रोजन गैस। तो इन सब में जब अमोनिया किसी के साथ रिएक्शन कर रही है, देखो तो नाइट्रोजन में चेंज हो जा रही है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। Br के साथ होगी तो यहाँ पे NH4Br बनता है। NH3 के साथ होगा Cu के साथ CuO, तो ये क्या बन जाएगा, N2 कॉपर एंड वाटर हो जाएगा। इसको देखते जाओ रिएक्शन को, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बस, ये अभी आगे भी आगे। हाँ क्या कह रहे हो सुमित? सर मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, कोई कुछ कह रहे थे क्या, कुछ पूछना था इसको किसी में? ये वाली रिएक्शन देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ओस्टवाल प्रोसेस से जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ये पूछी जा सकती है बस। ओस्टवाल प्रोसेस कुछ कुछ हैं जो इसमें पूछी जाती है और वही पूछते हो रिपीटेडली, ठीक है। जो नहीं पूछी जाती वो नहीं पूछी जाती है। तो इसमें ये ओस्टवाल मेथड है, इसमें NH3 को आप ऑक्सीजन में पास आउट कराओगे। इसमें प्लेटिनम या RH गॉस जो होता है, इसका काम क्या है, सरफेस प्रोवाइड कराना, यानी ये भी एडजॉर्प्शन हो रहा है इसमें भी, ठीक है। और 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार पे। तो जो NH3 है ये NO में चेंज हो जाता है और यहाँ से आपका नाइट्रिक एसिड बनता है। अभी हम नाइट्रिक एसिड में से पढ़ेंगे दोबारा डिटेल में, ठीक है। तो ये NO और H2O बनता है। तो इसमें देखो N की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3 है। और दूसरे केस में देखो यहाँ पे N की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। देखो ये ऑक्सीजन -2 है तो ये +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये ऑक्सीडेशन हो गए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है देखने का। तो टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।